अगर कमज़ोर है तो हम इसको पढ़ करके बेस मजबूत कर लेंगे और स्टैंडर्ड समझने की ताकत रखेंगे अपने अंदर। तो जो हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बाकी अपने दोस्तों को शेयर करते रहें ताकि उनको भी ये लाभ मिलता रहे। तो आइए आज हम बात करेंगे जलवायु, मानसून, ये सब क्या है इस बारे में हम चर्चा करेंगे चौथे चैप्टर में। तो आइए हम बात करते हैं कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। देख लेते हैं कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। आपने ध्यान दिया होगा कि मानसून का अर्थ जो होता है एक वर्ष के दौरान, कितने वर्षों के दौरान, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। किसके अनुसार? ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। चर्चा करेंगे कि किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यही हैं। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व यानी अर्थात वायुमंडलीय अवस्था के बारे में हम बताएंगे कि होता क्या है कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक के मौसम की अवस्थाओं पर विविधताओं का कुल योग ही जलवायु क्या है। एक चीज़ देख लेनी है, ये चीज़ जो बता रहा है कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि यानी 30 साल से भी अधिक मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, मौसम तथा जलवायु के तत्व कौन कौन से? जैसे तापमान, वायुमंडल, दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में ही कई बार बदलती है। कभी कभार हम देखते हैं कि तुरंत छाँव आती है, तुरंत धूप आ जाती है। कभी कभार ये भी देखते हैं कि हम जब रोड पे, सड़क पे चल रहे होते हैं या खेतों में चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि एक तरफ छाँव होती है और एक तरफ धूप होती है। ये सब मौसम के कारण होता है प्रायः। लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीने तक वायुमंडल अवस्था लगभग एक ही समान बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया गया है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कौन सी जलवायु कहा जाता है? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्यतः प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था से स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। आइए हम 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता है। क्या है? भिन्नता है। इसमें वर्षण और तापमान में। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान 50 डिग्री से भी सेंटीमीटर पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, सेंटीग्रेड या सेल्सियस रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री से तक सेंटीग्रेड तक हो सकता है, यानी सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री हो सकता है। ये चीज़ें आप ध्यान देंगे। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से भी लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में ये 10 सेंटीमीटर
यानी ये है 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर, कहाँ कब, जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु, कौन कौन, तमिलनाडु पर अधिकतर, एक सेकेंड, तमिलनाडु अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। क्या होता है? तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। देखेंगे कि जलवायु नियंत्रण क्या है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि जलवायु नियंत्रण, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक होते हैं। क्या जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से 6 होते हैं? अक्षांश, नोट कर लेंगे, अक्षांश, तुंगता जिसे ऊंचाई बोलते हैं, वायु दाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण। ये 6 जो कारक होते हैं ये जलवायु को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पृथ्वी की गोलाई के कारण। किसके कारण? पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्राओं यानी मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग होती है। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि पृथ्वी के गोलाई के कारण वो बात कर रहा है कि जो सौर ऊर्जा की मात्रा है किसके अनुसार अलग होती है? अलग अलग होती है। किसके अनुसार? अक्षांशों के अनुसार। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त के ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है, किधर जाता है? ऊंचाई की ओर जाता है, तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में ठंडी होती हैं। अगर कोई पूछ देता है कि पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में ठंडी होती हैं क्यों, तो यही बताना है कि जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है, तापमान घट जाता है। सेम प्रक्रिया है, इसीलिए पहाड़ियाँ जो होती हैं गर्मी के मौसम में ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र का वायु ताप यानी पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार ये तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है। एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। महासागरीय धाराएं देखेंगे। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों के जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए यानी कोई भी तटीय क्षेत्र, कौन सा? कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं वह वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाता है। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है? किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। क्या होता है? पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। अब हम बात करेंगे ये जो कारक थे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इनके बारे में हम जानेंगे। अक्षांश क्या है? कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रन से लेकर मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग
कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के आधा उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। मैंने देख लिया, क्या देख लिया, अक्षांश देख लिया। अब देखेंगे ऊंचाई। ऊंचाई भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। क्या है? हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। औसत बोल रहा है, वैसे तो आपको पता ही होगा कितनी है, 88, 48 या 50 मीटर है, लेकिन औसत की बात कर रहा है तो लगभग सब पहाड़ियों और पहाड़ों को मिलाकर के 6000 मीटर। भारत की तटीय क्षेत्र भी विशाल है। भारत का जो तटीय क्षेत्र है वो विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। इनके कारण, इन्हीं पर्वतों के कारण मध्य एशिया में ठंड कम पड़ती है। वायु दाब एवं पवन। वायु दाब एवं पवन भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं में से संचालित होती हैं। देखेंगे, वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक सेकेंड, गड़बड़ हो गया। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों यानी ट्रेड वाइंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? व्यापारिक उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों यानी ट्रेड वाइंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरियोलिस बल देखें। कोरियोलिस बल क्या है, इस चर्चा करेंगे। खासकर क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में आ जाता है, प्रीलिम्स में सीधे पूछ देते कोरियोलिस बल क्या है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, किसके कारण? घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल। कौन सा बल? आभासी। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये नोट डाउन कर लेना है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, किसके कारण? घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि फेरेल का नियम किसे कहा जाता है, तो कोरियोलिस बल को फेरेल का नियम कहा जाता है। और कोरियोलिस बल क्या है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को ही हम कोरियोलिस बल के नाम से जानते हैं। आइए आगे बात करते हैं। भारत की वायु दाब। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय हैं। शीत ऋतु में हिमालय के उच्च में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोस्ट महासागरों के
ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं, तब भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रकार का एक मुख्य घटक जेठ धारा है। क्या है? जेठ धारा है। ये चीज़ हमें देख लेनी है। अब बात करेंगे जेठ धाराएं क्या हैं। जेठ धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं। कहाँ होती हैं? 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित होती हैं। इसलिए इसे उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेठ धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। इस पश्चिम प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेठ धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय जेठ धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। भारतीय मानसून। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया तथा पवन तंत्र की दिशा उलट जाने उत्क्रम के कारण उन्हें लाभ हुआ। चूँकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे, अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण हैं। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, इन पर हम थोड़ा ध्यान देंगे कि स्थल तथा जल के गर्म स्थल तथा क्या समझने के लिए मानसून की प्रक्रिया, ठीक है, स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। बात देखेंगे ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। जो होगा हिंद महासागर में मेडागास्कर। कहाँ? हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। 1 मिनट ध्यान देंगे, पीछे कुछ जेठ धाराएं जिनको मैंने ध्यान नहीं दिया है उनको थोड़ा हम देख लेते हैं कि जेठ धारा क्या है। ये सकरी पट्टी में स्थित, कहाँ? सकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 से अधिक मतलब मीटर से अधिक, किसकी बात कर रहा है? क्षोभ मंडल की वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा, जेठ धाराएं की गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत सी अलग अलग जेठ धाराओं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशी एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेठ धाराएं हैं। सबसे स्थिर बात कर रहा है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि सबसे स्थिर मध्य अक्षांशी धाराएं कौन सी हो सकती हैं? तो बताना है कि सबसे स्थिर मध्य अक्षांशी एवं उष्ण कटिबंधीय जेठ धाराएं। ठीक है, आगे बात करेंगे पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ क्या है। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वे प्रायः
भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटों के उनके विनाश के बारे में तो पढ़ा या सुना ही होगा। आइए बात करते हैं। जी ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र के जो तल है 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायुधाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीपीय के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन यानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, ताहिती प्रशांत महासागर 18 डिग्री दक्षिण 149 पश्चिम के द्वाब के अंतर का गणना महसूस तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून एल नीनो किसकी बात कर रहा है? दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है। कैसी है? यह एक गर्म समुद्री जलधारा है। कौन सी? एल नीनो। ये क्वेश्चन अभी CAPF एग्ज़ाम में आया भी था, तो UPSC ही कराती है और अच्छा एग्जाम होता है। ये क्वेश्चन आया था कि एल नीनो कौन सी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को ENSO एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। अब एल नीनो के बारे में जानेंगे थोड़ा। एल नीनो क्या है? एल नीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर, इसके स्थान पर ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर इस अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा। क्या? बच्चा। कौन सा शब्द है? स्पेनिश। जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि ये धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। कब शुरू करती है? क्रिसमस के समय। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। मैंने जाना कि एल नीनो क्या है। एल नीनो क्या है? ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा है। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा। शब्द कौन सा? स्पेनिश शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? बच्चा। कब आती है? ये कब बहना स्टार्ट करती है? क्रिसमस के समय। बस इतनी जानकारी रखनी, ज़्यादा कुछ खास बना रखना है। मानसून का आगमन एवं वापसी। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं में से प्रभावित होती हैं। मानसून का समय जून से आरंभ होता है। मानसून के जून से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 110-20 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक ये जारी रहती है। इसे मानसून प्रकोष्ठ या मानसून घटना कहते हैं
तथा इसे मानसून पूर्व बौछारों से पता किया जा सकता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीपीय के दक्षिण छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह दो भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा। कौन सी शाखा? अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा। दो शाखाएं हैं, अरब शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती। कहाँ पहुंचती है? मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। क्या कह रहे हैं? अरब सागर जो है वो प्रथम सप्ताह में मुंबई पहुंचती है और बंगाल की खाड़ी असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के मानसून के कारण मानसून पवनें पश्चिमी में गंगा के मैदानों की ओर मुड़ जाती हैं। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एक जिला है गुजरात का, एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों गंगा के मैदानों के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती हैं। कहाँ मिल जाती हैं? गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती हैं। दिल्ली में सामान्यतया मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा के जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर से प्रारंभ हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। कहाँ होती है? द्वीपों पर मानसून की सबसे पहले वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। अब ऋतुएं क्या हैं? मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्र के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती हैं। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं का पहचाना जा सकता है। ये है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। कौन कौन सी ऋतुएं हैं भारत में? मुख्यतः 4 ऋतुएं हैं। ग्रीष्म ऋतु कुछ क्षेत्रीय विशिष्टताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल होता है। शीत ऋतु को लेकर हम चर्चा करेंगे। उत्तरी भाग में, कहाँ? उत्तरी भारत में भी, यानी भारत उत्तरी भाग है, उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में उत्तरी भाग कौन सा है? ये जो एरिया है ये उत्तरी भाग है। तो अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ से जो इतना है दक्षिणी भाग है, ये सब उत्तरी भाग है, ये सब क्या है? उत्तरी भाग है। ये जो भाग है उत्तरी भाग है। दिसंबर तक जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में ये तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय
के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों प्रवाहित होती हैं, स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर होती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में से घाटी बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा अपरिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर प्रभाव विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती हैं। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय तापपट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत की ग्रीष्म ऋतु होती है। तापपट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री, कितना? लगभग 42 डिग्री होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्मकाल की प्रभावी लक्षण है। यह धूल भरी, गर्म एवं शुष्क पवनें हैं, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चलती है। कभी कभी देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती हैं, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे शमीर एवं हल्की वर्षा लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। कहाँ काल बैसाखी कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम वर्षा भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। ये दक्षिणी गोलार्ध भी की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों दक्षिणी
समुद्रों के कारण समुद्रों के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं। इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत वेग से चलती हैं। कितने वेग से? औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से भी अधिक है। दक्कन का पठार दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्रात में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित माशीराम विश्व में सबसे अधिक औसत वाला वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। क्या? मानसून से हटके एक और परिघटना है विराम। क्या विराम? वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। क्या? आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसक जाता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इस भाग में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं एवं जान माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है बंगाल खाड़ी बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्रायः अव्यवस्थित होता है। इसलिए ये कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। मानसून की वापसी देखेंगे कि मानसून की वापसी क्या है। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। दक्षिणी धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है।
मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। माउसीराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टैलेग्माइट यानी स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होती है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। क्या होते हैं? विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। वर्षा का वितरण देखेंगे। वर्षा का वितरण क्या है? पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 डिग्री सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है और हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। मानसून की प्रगति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे गुजरात, राजस्थान के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया वाले प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं। क्या आती हैं? जो बाढ़ें होती हैं अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे आशंका बनी रहती है। मानसून की एकता का परिचय देखेंगे। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। पर मैंने पहले ही बताया है कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के न तो अधिक गर्मी हो पड़ती है न अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं। परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीपीय पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतुओं की दिशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी इन मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तथा संपूर्ण भारतवासी वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियाँ
जो इन चालों को संवहन करती हैं उन्हें भी एक नदी घाटी के नाम से नाम दिया जाता है। अब अभ्यास प्रश्न है जिनको हम देखेंगे, जिस बहुत सारे क्वेश्चन हैं तुम्हारे दिमाग में गूंज रहे होंगे, उनको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और इन क्वेश्चनों को मेंस के तौर पर लिखने की कोशिश करें। अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। जो इसका PDF है चाहें तो हम आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा देंगे। शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और अपनी जो यात्रा है, हम UPSC को एक यात्रा ही कहते हैं, क्योंकि छोटा सफ़र नहीं है। कमज़ोर मत समझो, इतना बड़ा भी नहीं है कि मिले ना और इतना छोटा भी नहीं है कि एकदम मिल जाए। तो आप लोग मेहनत करते रहें और हमारा साथ आपको हर दम मिलता रहेगा। ऐसे ही सीरीज़ हम लाते रहेंगे और आपकी भविष्य की हम शुभकामनाएं करते हैं। थैंक यू।